ऑटोमन एम्पायर। यह नाम आज भी ग्रैंडर, पावर और एक ऐसे सिविलाइजेशन की याद दिलाता है जो कई कॉन्टिनेंट्स में फैला था। ये एक ऐसा एम्पायर था जो अपने टाइम में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे इन्फ्लुएंशियल एम्पायर्स में से एक था। यह नाम आज भी ग्रैंडियर, पावर और एक ऐसे सिविलाइजेशन की याद दिलाता है जो कई कॉन्टिनेंट्स में फैला था। ऑटोमन एम्पायर का शुरुआत 1299 में हुआ था, जब ओस्मान आई ने अपने छोटे से बेलिक को एक बड़े एम्पायर में बदल दिया। यह एम्पायर 600 साल से ज्यादा तक चला और अपने पीक पे यह एम्पायर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई पार्ट्स को कवर करता था। 600 साल से ज्यादा ऑटोमन्स ने एक बड़े एम्पायर पे राज किया, बाल्कन से लेकर मिडिल ईस्ट तक, नॉर्थ अफ्रीका से लेकर कॉकसस तक। उन्होंने अपने रूल को एक्सपैंड करने के लिए मिलिट्री प्रोवेस और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का इस्तेमाल किया। ऑटोमन एम्पायर का एक्सपेंशन उनके स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। अपने पीक पे ऑटोमन एम्पायर लर्निंग, टॉलरेंस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक रोशनी घर था। उन्होंने एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट किया और उनके लाइब्रेरीज और स्कूल्स दुनिया भर में मशहूर थे। ऑटोमन मार्केट्स में ट्रेड फ्लरिश करता था और ये एम्पायर एक मेजर ट्रेड हब बन गया था। ये कल्चर्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स का एक मेल्टिंग पॉट था। सब सुल्तान के अंडर को एग्जिस्ट करते थे। ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जूस सभी पीसफुली रहते थे और उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट किया जाता था। ये डाइवर्सिटी उनके सोसाइटी को और भी रिच बनाती थी। एम्पायर का डिक्लाइन और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसका गिरना वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर्स के साथ अलायंस किया, जो उनके लिए डिजास्टर्स साबित हुआ। वॉर के बाद उनका एम्पायर कोलैप्स हो गया और उनके टेरिटोरीज को अलाइड पावर्स ने डिवाइड कर दिया। ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स ने मिडिल ईस्ट की मैप को रिड्रॉ किया और नए नेशन स्टेट्स बनाए। ये नए बॉर्डर्स और नेशन स्टेट्स आज भी रीजन के जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद मिडिल ईस्ट में कई नए कंट्रीज बने, जैसे कि इराक, सीरिया और लेबनान। इस पीरियड में नई आइडियोलॉजीज और पावर स्ट्रगल्स भी उभर के आए जो आज भी रीजन को शेप कर रहे हैं। नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स ने रीजन को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये पावर स्ट्रगल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आज भी मिडिल ईस्ट को अफेक्ट करते हैं। ऑटोमन्स का लेगेसी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड है। उनका इन्फ्लुएंस आज भी आर्किटेक्चर, क्विजीन, म्यूजिक और ट्रेडिशंस में कई कंट्रीज में महसूस किया जा सकता है। ऑटोमन आर्ट और लिटरेचर ने भी दुनिया को एनरिच किया है। ये एक ऐसा लेगेसी है जिसको सेलिब्रेट भी किया जाता है और कॉन्टेस्ट भी इक्वल मेजर में। कुछ लोग ऑटोमन्स को एनलाइटेंड रूलर्स के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने पीस और प्रॉस्पेरिटी के गोल्डन एज में राज किया। दूसरे उन्हें ऑप्रेसिव कॉलोनाइजर्स के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट पीपल्स की डेवलपमेंट को दबाया। कुछ लोग ऑटोमन्स को एनलाइटेंड रूलर्स के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने पीस और प्रॉस्पेरिटी के गोल्डन एज में राज किया। उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया और उनके रूल के दौरान कई सिटीज फ्लरिश किए। दूसरे उन्हें ऑप्रेसिव कॉलोनाइजर्स के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट पीपल्स की डेवलपमेंट को दबाया। रेजिस्टेंस मूवमेंट्स और अपराइजिंग्स भी उनके रूल के दौरान हुए, जो उनके ऑप्रेसिव पॉलिसीज का रिजल्ट थे। पर्सपेक्टिव चाहे कोई भी हो, ऑटोमन एम्पायर ने दुनिया पे एक गहरा निशान छोड़ा है। उनके सुल्तान्स और लीडर्स ने अपने टाइम में दुनिया को शेप किया और उनके मॉन्यूमेंट्स आज भी उनके लेगेसी को याद दिलाते हैं। उनका इन्फ्लुएंस आज भी आर्किटेक्चर, क्विजीन, म्यूजिक और ट्रेडिशंस में कई कंट्रीज में महसूस किया जा सकता है। मॉडर्न सिटीज में आपको ऑटोमन इंस्पायर्ड बिल्डिंग्स मिलेंगी और उनका क्विजीन आज भी लोग एंजॉय करते हैं। सवाल यह है, क्या ये कभी मिट्टी एम्पायर फिर से उभर सकता है? आज भी कई लोग स्पेकुलेट करते हैं कि क्या ऑटोमन एम्पायर जैसा कोई एम्पायर फिर से उभर सकता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट्स को हमेशा इंट्रिगेट करता रहेगा। ऑटोमन रिवाइवल का आइडिया एक फैंटास्टिकल नोशन लग सकता है, बायगॉन एरा की कोई चीज, लेकिन इस ग्लोबलाइज्ड 21st सेंचुरी में बदलते पावर डायनामिक्स के साथ रियूनाइटेड ऑटोमन स्फीयर का नोशन इतना फार फेच्ड भी नहीं है जितना लगता है। कई फैक्टर्स इस रिन्यूड इंटरेस्ट इन ऑटोमन पास्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से कुछ हैं राइजिंग इस्लामिक आइडेंटिटी, रीजन में ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की चाह और एक शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज जो मॉडर्न पॉलिटिकल बाउंड्रीज से पार है। ऑटोमन एम्पायर ने अपने टाइम में एक मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस स्टेट का मॉडल दिया था। 21st सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने की कोशिश के लिए पास्ट के ऑटोक्रेटिक मॉडल से एक रेडिकल डिपार्चर की जरूरत होगी। मॉडर्न इटरेशन को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना पड़ेगा। फोकस इंक्लूसिविटी,
और कोऑपरेशन पे होगा। टर्की ऑटोमन मेंटल का इनहेरिटर और राइजिंग रीजनल पावर होने के नाते इस एंडेवर में लीडिंग रोल प्ले करेगा। यह नया यूनियन इक्वल्स का यूनियन होगा। ऐसे इंडिविजुअल स्टेट्स की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना होगा और साथ ही शेयर्ड आइडेंटिटी और पर्पस का सेंस भी फॉस्टर करना होगा कि ये होगा कि यूनिटी और डिवर्सिटी में बैलेंस पाया जाए। मेंबर स्टेट्स की यूनिक आइडेंटिटीज को प्रिजर्व करते हुए एक कॉमन डेस्टिनी बनाया जाए। ऑटोमन रिवाइवल के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ग्रोथ का पोटेंशियल है। ये रीजन नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जैसे ऑयल और गैस, और यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्रॉसरोड्स भी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। एक यूनिफाइड ऑटोमन ब्लॉक ग्लोबल स्टेज पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक क्लाउड रख सकता है। रिसोर्सेज को पूल करके, इकोनॉमिक पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करके और एक कॉमन मार्केट क्रिएट करके मेंबर स्टेट्स के लिए अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ए सकती है। इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट क्रूशल होगा, लेकिन इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को केयरफुली मैनेज करना होगा ताकि रीजन में वेल्थ और डेवलपमेंट की एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज को एड्रेस किया जा सके। सेक्शन 5 कल्चर्स का एक टेपेस्ट्री। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑटोमन एम्पायर अपनी कल्चरल वाइब्रेंसी के लिए फेमस था। कई ट्रेडिशन से बना एक रिच टेपेस्ट्री। आज के टाइम में रिवाइवल होने से इस कल्चरल फ्यूजन का रिसर्जेंस होगा। शेयर्ड हिस्ट्री, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट और रिवाइटलाइज किया जाएगा, लेकिन इस कल्चरल रिवाइवल को केयरफुली मैनेज करना होगा ताकि एग्जिस्टिंग टेंशंस न बढ़ें। शेयर्ड ऑटोमन आइडेंटिटी को प्रमोट करने और हर मेंबर स्टेट की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट करने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाना होगा। सेक्शन 6 ग्लोबल चेसबोर्ड को रिशेप करना, एक नई पावर का उभरना। यह चैप्टर एक नए जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को एक्सप्लोर करता है, जहां एक इमर्जिंग पावर अपनी जगह बना रही है। ऑटोमन रिवाइवल के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस प्रोफाउंड होंगे। यह रिवाइवल सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिसर्जेंस नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो ग्लोबल डायनामिक्स को बदल सकता है। कॉन्टिनेंट्स की स्प्रेड और वास्ट रिसोर्सेज को कमांड करने वाले एक नए पावर ब्लॉक का उभरना ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को रीशेप करेगा। यह पावर ब्लॉक अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ के जरिए अपनी प्रेजेंस को असर्ट करेगा। यह शिफ्ट पर्टिकुलरली एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को इम्पैक्ट करेगा, पोटेंशियली रीजन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करेगा। वेस्टर्न पावर्स को अपनी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को रिकंसिडर करना पड़ेगा। एक यूनिफाइड ऑटोमन एंटिटी एग्जिस्टिंग ग्लोबल पावर्स के लिए काउंटरवेट का काम कर सकती है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एडवोकेट कर सकती है। ये एंटिटी अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज को लेवरेज करके अलायंसेस को स्ट्रेंथन करेगी। ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मीडिएट करने और पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में भी एक्टिव रोल प्ले कर सकती है। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के जरिए ये पावर ब्लॉक अपनी सॉफ्ट पावर को भी एनहांस करेगा। लेकिन इन एंडेवर्स की सक्सेस यूनियन की यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करने और इंटरनेशनल रिलेशंस की कम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने की एबिलिटी पे डिपेंड करेगी। अगर ये पावर ब्लॉक अपनी इंटरनल डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर पाया तो ये एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। सेक्शन 7 यूनिटी के पाथ पे चलना, चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स। ये एक ऐसा सफर है जो आसान नहीं होगा, लेकिन जरूरी है। ऑटोमन रिवाइवल का रास्ता चैलेंजेस से भरा है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस रास्ता को मुश्किल बनाते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बेड ऑब्स्टिकल्स हैं। कुछ रीजन्स में अमीरी और गरीबी का फर्क बहुत ज्यादा है, जो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने में रुकावट डालता है। ऐसे यूनियन की सक्सेस सभी पार्टीज की कॉम्प्रोमाइज करने, टॉलरेंस को एम्ब्रेस करने और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाने पे डिपेंड करेगी। हर किसी को अपने डिफरेंसेस को साइड पे रखना होगा और कलेक्टिव गुड को प्रायोरिटाइज करने की विलिंगनेस पे डिपेंड करेगी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो वैकट ही लेगा, लेकिन अगर सब मिलके काम करें तो मुमकिन है। सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक होगा हिस्टोरिकल बैगेज को ओवरकम करना। पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्रजेस को भूलना आसान नहीं होगा। सदियों के कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट को रात भर में इरेज नहीं किया जा सकता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा जो पेशेंस और परसिवियरेंस मांगेगा। पास्ट इनजस्टिसेस को एड्रेस करना, रिकंसिलिएशन को प्रमोट करना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना जरूरी होगा। और फ्यूचर के लिए एक शेयर्ड विजन को फॉस्टर करना लास्टिंग यूनियन बनाने के लिए एसेंशियल होगा। यह विजन सबको एक साथ ले आएगा। यूनिटी का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन यह एक ऐसा रास्ता है जो वर्थ इट होगा। हर कदम पे नए चैलेंजेस आएंगे,
लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स रिस्क से ज्यादा हो सकते हैं। एक यूनाइटेड और पीसफुल फ्यूचर सबके लिए बेनिफिशियल होगा। सेक्शन 8, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, ऑटोमन एम्पायर का एक नए मॉडर्न फॉर्म में पोटेंशियल रिबर्थ एक फैसिनेटिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। ये ह्यूमन वर्ल्ड ऑर्डर को रीइमेजिन करने के लिए मजबूर करता है, एक ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए जहां जियोपॉलिटिकल मैप रिड्रॉ हो, जहां हिस्टोरिकल एम्पायर्स नए फॉर्म्स में रीइमर्ज हो और जहां ग्लोबल पावर का बैलेंस फिर से शिफ्ट हो। इतने बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की पॉसिबिलिटी आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस रेज करती है। क्या ये नया ऑटोमन यूनियन पीस और स्टेबिलिटी के लिए फोर्स होगा या टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स? क्या ये प्रॉस्पेरिटी और कोऑपरेशन की एरा की शुरुआत करेगा या एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को और बढ़ाएगा? सेक्शन 9, कंक्लूजन, एक अधूरा सपना या फ्यूचर की पेशानी गोई। 21st सेंचुरी में ऑटोमन रिवाइवल का आइडिया एक डिस्टेंट ड्रीम लग सकता है, ग्लोरियस पास्ट के लिए एक नॉस्टैल्जिक यर्निंग, लेकिन प्रेजेंट के जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी की राइजिंग टाइड के साथ ऐसे रिसर्जेंस की पॉसिबिलिटी को पहले से ज्यादा प्लॉसिबल बनाते हैं। क्या ये ड्रीम रियलिटी बनेगा, ये देखना बाकी है। चैलेंजेस इमेंस हैं और आगे का रास्ता अनसर्टेनिटी से भरा है, लेकिन एक यूनाइटेड, प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंशियल ऑटोमन ब्लॉक के पोटेंशियल बेनिफिट्स अनडिनाइबल हैं। फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है और सिर्फ वक्त ही बताइएगा कि क्या एम्पायर की गूंज फिर से वर्ल्ड स्टेज पे सुनाई देगी।